बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सुबह की सोच। मैं हूं नम्रा तारिक और मैं हूं हसन लियाकत। कल की तरह आज भी मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशगवार है। पूरे पाकिस्तान में जो मानसून का सिलसिला है वो जारी है। इस्लामाबाद में भी अगर बात की जाए, लाहौर में, कराची में बारिशों की वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंडक है। बारिशों की वजह से ठंडक है, वरना दीगर हालात अगर पाकिस्तान के देखे जाए तो बिल्कुल भी कोई ठंडक नहीं है। बहुत ही ज्यादा गर्मी चली जा रही है। एनी हाउ, पंजाब काबीना की स्टैंडिंग कमेटी इससे पहले मैं एक जिक्र करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। जरूर। अब जाहिर है आपने इजाजत मांगी आपसे। तो निम्रा, हमारे यहाँ पता नहीं क्या वजह है कि हमारे जो फेसबुक की कम्युनिटी है, ट्विटर की कम्युनिटी है या फिर इंस्टा की कम्युनिटी है, वो लोगों को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ कि पेरिस ओलंपिक्स में टोटल 7 एथलीट्स गए जहाँ पे 25 करोड़ आवाम थी, और उस 7 लोगों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि वो आखिरी नंबर पे आए, 25वें नंबर पे आए। हालांकि ये भी गलत हकीकत है, 25वें नंबर पे वो आए ज़रूर हैं, लेकिन उनसे पीछे भी कुछ लोग मौजूद थे। तकरीबन 4 लोग उनसे पीछे मौजूद थे। इसके अलावा जो दूसरे स्विमर हैं, वो दुनिया में सिर्फ 5 लोगों ने उस स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया और एक स्विमर उसमें पाकिस्तानी था। सो ये जो 7 लोग हैं, ये अपनी एफर्ट से वहाँ पे गए। गवर्नमेंट क्या कुछ करती है, स्पोर्ट्स बोर्ड क्या कुछ करता है, ये आपको भी पता है निम्रा, ये मुझे भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि हमारे यहाँ हालात किस तरह के हैं। कोई सपोर्ट नहीं मिलती, लेकिन उसके बावजूद जब हम लोग आते हैं तो हम इस तरह की ट्रोलिंग करते हैं, इस तरह के मामलात करते हैं कि जिस तरह पता नहीं हमने इनके ऊपर बड़ा एहसान करके इनको पेरिस ओलंपिक्स में भेजा। मैं नाम लेके कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे दोस्त हैं जो इस वक्त पेरिस ओलंपिक्स में मौजूद हैं, अरशद नदीम, फाइका रियाज, अहमद दुरानी, जहां आरा, कशमाला तारिक, गुलाम जोसेफ और गुलाम मुस्तफ़ा, ये हमारे हीरो हैं। हमने इनको सपोर्ट करना है, चाहे कोई तमगा लें ना लें। तमगा तो लेते हैं तो अरशद नदीम को हमने सर पे उठा लिया था, तमगा ना ले तो ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल ऐसी है। चलें, आपका मैसेज एक बार मैं भी रिपीट कर देती हूँ जी। ट्रोलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, चाहे किसी किस्म की भी। ये तो चले ओलंपिक्स की बात हो रही है, वैसे भी अमूमी तौर पे हमारे यहाँ कोई छोटी सी भी बात होती है और हम उसको इतना बड़ा बिखेड़ा बना देते हैं और फिर उस पर सोशल मीडिया पे खास तौर पे हमें उसके खिलाफ बहुत ही बड़े बड़े किस्म के मसाइल नजर आते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके पास सोशल मीडिया तो उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें। कोई अच्छी बात कर सकते हैं ज़रूर करें, किसी की इस्लाह की बात कर सकते हैं तो करें, लेकिन उसके अलावा नेगेटिविटी फैलाने की या किसी का मजाक उड़ाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। पंजाब काबीना भी बहुत कुछ कर रही है और पंजाब काबीना ने अब की बारी ये किया कि पंजाब काबीना की स्टैंडिंग कमेटी जो है उसे सुबह भर में कूड़ा टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी है। यही टैक्स रह गया था, कूड़ा टैक्स लग गया। दही इलाकों में घरों पर, दही इलाकों में जो घर हैं उसके लिए 200 से 400 रुपए, जबकि दही दुकानों और कारोबार पर 300 से 1000 रुपए तक टैक्स होगा। द टंग अगेन इट ट्विस्ट्स। खैर, जबकि शहरों में जो घर है उन पर 300 रुपए से 5000, जबकि दुकानों और कारोबार पर 500 रुपए से 3000 रुपए तक माहाना कूड़ा टैक्स आयद कर दिया गया। हुकूमत का यह कहना है कि यह मंसूबा सुथरा पंजाब मुहिम का हिस्सा है और ये टैक्स नहीं बल्कि एक मामूली फीस है जिसका फायदा आवाम को ही होगा। मगर नाज़रीन, यहाँ पे सवाल ये है कि इससे पहले भी आवाम से जो टैक्सेस वसूल किए जा रहे थे या किए जाते रहे, उनके बदले आवाम को मिलने वाली सहूलियात का तनासुब क्या है, क्या कितनी सहूलियात मिल चुके हैं अभी तक। ताहाल ये भी वाज़ेह नहीं कि ये टैक्स कैसे इकट्ठा किया जाएगा और कौन इकट्ठा करेगा। और जो कमर्शियल तक एंड पे फॉर एग्जांपल 3000 तक ये टैक्स पहुंच चुका है, 3000 रुपए तक भी। बिल्कुल, ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। जिस तरह निम्रा ने ये जिक्र किया कि टैक्सेस तो हम बहुत सारे पे करते हैं, जिसमें सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, क्या हमें उसके मैंने अभी अपनी बैंक अकाउंट खोली, कोई पता नहीं 500 किस्म का मेरा टैक्स लगा हुआ। मैंने कहा भाईजान क्या हम उसके रिवार्ड में हमें क्या कुछ दे रही है गवर्नमेंट, ये एक सवाल बनता है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा अगर आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ तो इससे पहले हमने एक देखा था, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी रावलपिंडी में भी, लाहौर में भी। उस वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का जो ताना बाना है वो पंजाब की उस एलीट से मिलता है जो कि पिछले 30-35 साल से पंजाब में काबिज है, और इवन वो जाके तुर्की में सदर उर्दगान के भी रिश्तेदारों के साथ मिलता है। तो सो ये जो कूड़ा टैक्स लगाया जाएगा, ये एक तो टैक्स होगा, लेकिन उसके बाद ये जब उठाया जाएगा उसके लिए एक कंपनी बनाई जाएगी, एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाएगी। और वहाँ पे भी आप देखेंगे जो आपके हुक्मरान हैं, जो आपका एलीट है, जो ऊपर वाला तबका है, वो हमें फायदा लेता हुआ नजर आएगा। जाहिर है करप्शन वहाँ पे भी शदीद किस्म की शुरू हो जाएगी अवाम के टैक्स के इन पैसों से, जो कि ये कहा जा रहा है कि उन्हीं के ऊपर लगाया बिल्कुल ऐसे ही। और अब पंजाब से थोड़ा सा आते हैं जेलम की जानिब, और ये मसले हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। जेलम में एक मजदूर को जुलाई का बिल 18 लाख रुपए मिला, जबकि गुज़श्ता माह का उसका बिल था 56,000 रुपये था, जिसे उसको अदा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि रोज़ाना की उसकी जो आमदनी है वो सिर्फ 1000 रुपये है। जब वो 1000 रुपये कमाएगा तो अगर आप पूरा कलेक्टिवली देखें तो वो 30,000 रुपये कमा रहा है और उसका बिजली का बिल 56,000 रुपया आ रहा है। और इस दफ़ा
18 लाख रुपया उसका बिल दिया गया और अब वापडा ने उसकी एक तो कल हमने कहा था कि वापडा दरख्वास्त नहीं सुनती, यहाँ पे वापडा को थोड़ा सा अप्रिशिएट जरूर करना पड़ेगा कि उन्होंने कम से कम उसकी दरख्वास्त जरूर सुन ली है और उन्होंने ये तस्लीम किया कि हमारे साथ कोई ना कोई क्लैरिकल मिस्टेक होगी, अगर कोई क्लैरिकल मिस्टेक हुई, अगर कोई गलती हुई, लिखने में गलती हुई तो हम इसको दुरुस्त करेंगे और खुदारा इसको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि जो शख्स 1800 बिल नहीं दे पा रहा उसको आप 18 लाख का बिल भेज के मेरा ख्याल है कि उसकी रात की नींदें आप तबाह कर रहे हैं। ये कोई एक कहानी नहीं है जी, ऐसी लाखों तहकीकात बनती हैं। वापडा ने भी पता नहीं कितनी कितनी तहकीकात करनी है, क्योंकि डेली बेसिस पर हम तो एक दो स्टोरीज कवर करते हैं ना, वरना तो लाखों की तादाद में ऐसी ही स्टोरीज है, बल्कि करोड़ों की ऐसी हैं। क्योंकि हर दूसरे शख्स का अगर आप बिल खोल कर देखेंगे तो वो बेचारा रो ही रहा है। कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि मैं जिस हिसाब से बिजली इस्तेमाल कर रहा था मेरा बिल उसी हिसाब से आया है। हर शख्स के वो जो हम कहा करते हैं एक मुहावरतन के छक्के छूट गए, भाई हर इंसान के छक्के छूटे हुए हैं आजकल। दिन को तारे नजर आ रहे हैं, दिन को तारे सबको ही नजर आ रहे हैं, बिजली अब वो नहीं देख पा रहे, अब वो सिर्फ तारे देखते हैं अवाम। खैर आगे बढ़ते हैं जी। इस्लामाबाद में 5 अगस्त 2024 इनॉग्जिरा को समिट का इनेकाद होने जा रहा है। ये समिट का नाम है जो तालीम और टेक्नोलॉजी के शोबों में एक नए दौर का आगाज करेगा और वफाकी वजारत तालीम और पेशा वराना तरबियत के ज़ेर सरपरस्ती ये समिट जो है वो मुख्तलिफ माहिरीन, इसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स वगैरह शामिल होंगे, जहाँ पे वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, इनोवेशंस के बारे में कोई बात होगी, टेक्नोलॉजी की बातचीत होगी और हर डिफरेंट सेक्टर से लोग इसमें आ रहे हैं, खासतौर पर एजुकेशन के डिफरेंट सेक्टर से वो बातचीत करेंगे। और समिट के दौरान मुख्तलिफ वर्कशॉप और सेमिनार्स का इनेकाद भी किया जाएगा। शुरका जो हैं उनके लिए बहुत मुस्तफ़ीद वो होने जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी स्किल्स ऐसी हैं जो वो इस मौके से मुस्तफ़ीद होते हुए सीख सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है, इस समिट पे जाएं। और इस्लामाबाद आप बता रही हैं और निम्रा ने जिस तरह आपको डिटेल में बताया और हम अपने प्रोग्राम में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं निम्रा इस चीज़ को कि हमें जो आईटी सेक्टर है, तालीमी शोबे हैं, इनमें अब एक्सेल करने की ज़रूरत है। और ये जो सेमिनार है बेसिकली ये तलबा को, असातिज़ा को, जो स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, एक तो उनका इंटरेक्शन करवाएगा, फिर डिफरेंट शोबों के माहिरीन इस सेमिनार में शिरकत करेंगे। अगर आप अपने शोबे की एक्सपर्ट हैं तो आपसे जो मैस कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप इस स्टेज पे किस तरह पहुंची हैं। इसी तरह से आईटी का जो एक्सपर्ट है वो आईटी स्टूडेंट आके उससे पूछ सकता है कि आप आईटी के इस यहाँ पे इतनी इलीट क्लास, आप इस कंपनी के चेयरमैन किस तरह बने। सो इस तरह के सेगमेंट्स होने चाहिए। आपने टेक का जिक्र किया तो ये भी तज़किरा करती चलूँ कि शरण फॉरेस्ट में 9 से 12 अगस्त तक अरसलान की सुपरविजन में, अरसलान साहब जो कि जिनका ताल्लुक कनेक्टेड पाकिस्तान से है, और वो भी एक टेक इवेंट का इनेकाद करने जा रहे हैं। वो टेक इवेंट बहुत ही ज़्यादा खास है इन द सेंस कि वहाँ पे बहुत सारे मेंटोर्स आपको मिलेंगे एंड ऑल्सो वो दैट इज गोइंग टू बी सो मच फन। तो फन के साथ एनवायरनमेंट क्रिएट, पूरा माहौल बनाया जा रहा है उनकी तरफ से, कनेक्टेड पाकिस्तान की तरफ से। हाँ, कनेक्टेड पाकिस्तान पूरा माहौल क्रिएट कर रहे हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे जो टेक इवेंट है उसमें बहुत सारे मेंटोर्स आपसे मिलेंगे। आपकी जो क्वेश्चंस हैं वो 1-on-1 अपने वो क्वेश्चंस आप उनसे पूछ सकते हैं, उनसे कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, और सोशल मीडिया को कैसे रन करना है या फिर टेक को लेकर आगे किस तरह जाना है। टेक्नोलॉजी का दौर है तो वो टेक्नोलॉजी में जब तक हमारी एक्सपर्टीज नहीं होगी तब तक आई डोंट थिंक सो कि वी आर गोइंग टू एक्सेल। सो एक्सेल करना है तो जरूर उस इवेंट को भी आप उसमें भी शरीक हो। बिल्कुल ठीक बात है। अब आगे चलते हैं, फुटबॉल की दुनिया से हम बात करते हैं। फुटबॉल के जो हीरोज हैं वो अक्सर अपने मैदान में कारकर्दगी से पहचाने जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैक्सिको के मारूफ फुटबॉलर चिचारितो, जो कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपनी अकीदत का इजहार कर चुके, चिचारितो ने आलम इस्लाम में शोहरत हासिल कर ली। उनके इस बयान ने मुसलमानों के दिल जीत लिए। लेकिन ये भी आपको बताता चलूँ कि जो चिचारितो हैं ये भी मुसलमान नहीं हैं, लेकिन उनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनके अखलाकियात से बहुत ज़्यादा मुतासिर होने का जिक्र किया गया। जितना मैं उनको जानता हूँ, ये उनका कहना है कि जितना मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जानता हूँ उतना ही मैं उनके सब्र, शफ़क़त और क़यादत की सलाहियतों से मुतासिर हूँ। चिचारितो ने बताया कि फ़ुटबॉल में चैलेंजेस और तनकीद का सामना करना पड़ता है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के उसूलों ने उन्हें ये सिखाया है कि आप साबित कदम रहें और दूसरों के साथ नरमी बरतने की मोटिवेशन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से उनको मिलती है। देखिए, आप अलैहिस्सलाम सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, मशअल-ए-राह नहीं, वो रहमतुल लिल आलमीन है। ये मुराद है कि वो तमाम जहानों के लिए, हर एक शख्स के लिए, हर एक नस्ल के लिए जो है वो रहमत हैं। और उनकी जो बातें हैं वो या जो उनके अखलाकियात हैं, हमारे नबी की जो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। वो अगर कोई गैर मुस्लिम उसको सुनता है तो वो ज़रूर उससे इंस्पायर होता है। यही उनकी
आप कह सकते हैं कि एक असर है, जी। उनकी पर्सनैलिटी का इतना असर है। खैर, आगे बढ़ते हैं जी। यूनिवर्सल पर्सनैलिटी है हमारे नबी हाँ जी, अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रहमतुल्लिल आलमीन इसलिए उनको कहा जाता है। अच्छा जी, मोहम्मद अजीज जो कि रबात के कदीम शहर में सबसे पुराने किताब फरोश हैं, उनकी कहानी बेहद मुतासिर कुन है। अजीज़ की सिर्फ उम्र जो है वो सिर्फ 6 साल थी जब वो यतीम हुए। हाई स्कूल से ग्रेजुएशन का ख्वाब पूरा करने के लिए उन्होंने मछेरे का काम शुरू किया कि वो ग्रेजुएशन कर सकें, मगर 15 साल की उम्र में उन्हें यह हकीकत समझ आई कि वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर पाएंगे क्योंकि निसाबी कुतुब बहुत महंगी थी, मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो बुक्स। फिर बगैर डिप्लोमा के और गुस्से में ये जो अजीज़ शख्सियत हैं, अजीज़ इनका नाम है, इन्होंने किताब फरोशी का पेशा अख्तियार किया जो 50 साल से भी ज़्यादा अरसे पर मुहित है। अजीज़ कहते हैं, मैं यहाँ तब तक रहूँगा जब तक हर कोई पढ़ना नहीं सीख लेता। मैंने 4000 से ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, यूँ मैंने 4000 से ज़्यादा जिंदगियाँ जी हैं। हर किसी को ये मौका मिलना चाहिए। ये बहुत खूबसूरत बात उन्होंने की है, बहुत ही ज़बरदस्त बात। जिस तरह अजीज़ की कहानी है, अजीज़ की कहानी ऐसी है कि वो बेसिकली खुद पढ़ना चाहते थे, वो पढ़ नहीं सके। 6 साल की उम्र में वो यतीम हो गए। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में इस तरह के बहुत से अजीज़ आपको हर गली मोहल्ले शहर में मिलेंगे जो कि पढ़ लिख नहीं सकते। लेकिन अजीज़ से मोटिवेशन हमें निमरा ये मिलती है हमारे नाजरीन के लिए कि वो 6 साल की उम्र में मेहनत मजदूरी करते रहे, मछीरे बने, फिशरमैन बने, लेकिन उसके बाद 15 साल की उम्र में आके उनको रियलाइज़ ये हुआ कि वो शायद पढ़ नहीं सकते। और अल्टीमेटली वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और उन्होंने ये किया निमरा कि उन्होंने उसके बाद सोचा कि अगर मैं नहीं पढ़ सकता तो मैं सारी कम्युनिटी को पढ़ा सकता हूँ। और फिर किताबों का काम शुरू किया। और ये सिर्फ 4000 जिंदगियाँ, उन्होंने जो आपने बात की ना कि 4000 किताबें पढ़ी, 4000 जिंदगियाँ पढ़ी, लेकिन उन्होंने कई लाख जिंदगियाँ तब्दील भी की लोगों को किताबें फराहम कर। ये स्टोरी यहाँ पे शेयर करने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क में ना ये रुझान बड़ा कम होता चला जा रहा है किताबें पढ़ने का। लाइब्रेरीज का जो एक रुझान हुआ करता था किसी हद तक, वो बिल्कुल ही हमने ख़त्म कर दी है। बहुत हद हो जाए तो हम फ़ोन पे कुछ खोल के पढ़ते। तो ये अब मोटिवेशन अजीज़ की शक्ल में हम आपको दे रहे हैं कि जो किताबें पढ़ने का रुझान है इसको ख़त्म मत करें। लाइब्रेरीज पे जाएं, किताबें पढ़ें। अगर लाइब्रेरीज नहीं जाते, कोई किताब खरीद लें, उसको पढ़ें, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत एक अमल होता है और इस अमल से सबसे ज्यादा इंसान सीखता है। तो ये रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ये बताइए कि आपको कितना एक घंटे सोती हैं आप? कितना शौक है आपको सोने का? 10 घंटे। आपसे भी ज्यादा एक शख्स सोता है, एक जानवर है जो आपसे ज्यादा सोता है। मैं उस जानवर की आपको बताता हूँ जी। कोहाल एक ऐसा सुस्त जानवर है जो अपनी लंबी नींद की वजह से मशहूर है। ये जानवर दिन में, हाँ देखिए, निमरा 10 घंटे सोती है, लेकिन ये जानवर दिन में 22 घंटे तक सो सकते हैं। ये 2 घंटे और इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, उसकी वजह आगे कि इसकी वजह इनकी खुराक है। कोलास इनको कहा जाता है, कोआला कहते हैं। ये यूकलिप्टस के दरख्त के पत्तों पर गुजारा करते हैं, जो कि हजम होने में मुश्किल है निमरा, और साथ ही उनमें इतनी तवानाई नहीं होती। सो वो फिर तवानाई को सेव करने के लिए वो 22 घंटे सो जाते हैं और 2 घंटे उठ के वो, मेरा ख्याल है कि ये जो पत्ते हैं दरख्त के, इनको ढूंढते होंगे। वेरी क्यूट। ये मेरा स्पिरिट एनिमल है। मैं भी इनकी पिक्चर्स भी देख रही हूँ जो विजुअल्स में आ रही हैं, बड़ी क्यूट है। तो वैसे अगर आपको खुद को किसी, अक्सर लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि यार जैसे मैंने कह दिया कि ये मेरा स्पिरिट एनिमल है, आपका स्पिरिट एनिमल कौन है? मैं अपना, आप ही खुद ही स्पिरिट हूं। खुद ही एनिमल खुद ही एनिमल है। अच्छा जी, वैसे नाज़रीन, हम हमेशा ये समझते हैं कि ये ऑक्सीजन समुद्री पौधे जो है वो फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं 5 किलोमीटर गहरे समंदर में जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, वहां समुद्री हयात कैसे जिंदा रहती है? अब मतलब अक्सर हमारे जहन में ये क्वेश्चन आता है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि वैसे अगर इंसान चला जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकता ना। हाँ, तो ये भी बताना लाजमी है कि आप जो ही पानी से एक दफा डिप कर गए और अगर आप कुछ सेकंड के लिए आपने डिप किए रखा तो निमरा उसके बाद आपकी जान चली जाती है। लेकिन इसमें जो बात आप बताएंगे वो तो आप ही बताएंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो खास दहाते जिनका आप जिक्र करेंगे, ये सिर्फ मेरा ख्याल है कि समुद्री हयात के लिए कारआमद हो सकती हैं। अब आप ही बता दें। नहीं, आप बताएंगे मतलब आपने वो स्पॉइलर इतना बड़ा किस्म का दे दिया तो मेरा पॉइंट ही नहीं बनता। लेकिन खैर चलें, बताती हूँ कि गहरे समंदर में मौजूद धातें जो हैं वो एक जादुई केमियाई रद्द-ए-अमल से ऑक्सीजन पैदा कर रही होती हैं। और स्कॉटिश एसोसिएशन मरीन साइंस के प्रोफेसर एंड्रयू नाम है इनका, इन्होंने 2013 में पहली बार ये देखा था, लेकिन इब्तदाई तौर पर इसे नज़रअंदाज कर दिया गया। बाद में जब उन्हें इस दरियाफ्त की अहमियत का एहसास हुआ तो उन्होंने तहकीक की, रिसर्च की। उसके बाद मतलब ऑब्जर्व किया गया इन मेटल्स को जो कि समंदर के अंदर होती हैं। तो ये धातें जो है वो समंदरी पानी के साथ मिलकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तकसीम होती हैं।
ये धातें जैसे लिथियम हो गई, कोबाल्ट हो गई, उसके अलावा इसमें बैटरीज वगैरह भी बनाने में इस्तेमाल करते हैं हम लोग इनको। कानकनी की कंपनीज धातें निकालती हैं और फिर इनको इस्तेमाल करती हैं, बल्कि इनको इस्तेमाल करने की काफ़ी एक बड़ी हद तक कोशिश भी हो रही है कि इनका जो इस्तेमाल है उसको बढ़ाया जाए। लेकिन साइंटिस्ट जो है उनको ये खदशा भी है कि इससे ऑक्सीजन पैदा करने का कुदरती अमल भी मुतासर हो सकता है और समंदरी हयात को नुकसान पहुंच सकता है। नेचर जियो साइंस के जरीदे में शाया होने वाली इस तहकीक ने गहरे समंदर में कानकनी के मंसूबों के खतरात को भी उजागर किया। इंसान एक तो हर जगह पहुंच जाते, मतलब समंदर वाली जगह में उनको तो जीने दो, उधर भी पहुंच गए हो आप लोग। अगर आप पहुंचोगे तो ऑब्वियसली फिर वहां पे मसाइल होंगे, जिसका खुद इंसान को खदशा भी होता है, उसके बारे में बात भी होती है, रिसर्च भी होती है, लेकिन फिर भी हम करते वही हैं। बिल्कुल ऐसी है जिस तरह निम्रा ने बात की। 2013 में एंड्रयू स्विटमैन ने ये सारी चीज़ें जो निम्रा ने अभी आपको बताई, ये देख के उन्होंने एक दफ़ा नज़रअंदाज भी कर दिया था, लेकिन उसके बाद उनको पता चला कि ये दातें बेसिकली हाइड्रोजन भी बनाती हैं, ऑक्सीजन भी बनाती हैं। लेकिन एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम समुद्र में भी पहुंच चुके हैं और ये जो कोबाल्ट बन रहा है, इसके अलावा बैटरियां बन रही हैं तांबे से। सो अगर ये धातें निकलती रही तो जो समुद्री जिंदगी है उसको बहुत ही ज्यादा खतरात लाक होंगे, मरीन लाइफ विल बी डिस्टर्ब्ड। बिल्कुल, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां भी हैं जो समुद्र में इस वक्त जिंदा हैं और वो मछलियां भी आप और मेरे लिए ही कोई ना कोई काम कर रही होंगी। खरबों किस्म की स्पीशीज हैं भाई वहां पे समंदरों के अंदर। आप मछलियों को देखें तो कोई करोड़ों किस्म की नस्ल हर एक समंदर में आपको मिलेगी। तो आप इतनी गहराई में अभी जैसे वो एक राज मौजूद होता है वैसे है वो सारा, लेकिन हमारी समझ से बाहर है कि हम इंसान हर जगह पहुंच जाते हैं और कुदरत की पेचीदगियों को नए सिरे से हम लोग चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगली स्टोरी की जानिब चलते हैं और फ़लस्तीन के हवाले से अच्छी खबर है और एक आलमी शोहरत याफ्ता, आप इनको अदाकार भी कह सकते हैं, गुलकारा भी हैं, जेनिफर लोपेज, इनकी जानिब से, जो कि ये फलाई काम भी बहुत ज़्यादा करती हैं, फलाई कारकुन भी हैं। इन्होंने फ़लस्तीनियों की मदद के लिए $4.5 मिलियन की खतीर रकम अतिया करके एक काबिल कदर इंसान दोस्त इकदाम किया। अपनी शानदार परफॉर्मेंसेस के साथ साथ फलाई कामों के लिए मशहूर लोपेज ने यह रकम इन तंजीमों को फराम की जो गजा जाकर इमदाद पहुंचा रही हैं। इस अतिये से इन अफराद और ख़ानदानों को खुराक फराम करने में मदद मिलेगी जो खुराक की कमी का सामना कर रही हैं और इनकी तिबी सहूलियात की भी उनको मदद मिलेगी जो महदूद वसाइल की वजह से मुनासिब देखभाल की कमी का शिकार हैं। लोपेज ने आलमी इंसानी हमदर्दी की कोशिशों के लिए अपने अज़म का इजहार करते हुए कहा कि फ़लस्तीन की सूरत हाल ने मुझे गहरा मुतासिर किया और मैंने महसूस किया कि मुझे इन लोगों की मदद के लिए जो कुछ भी मुमकिन हो करना चाहिए। खाने और तिबी इमदाद फराम करना ज़रूरी है और मुझे उम्मीद है कि यह अतिया कुछ तब्दीली पैदा करेगा। लोपेज की हमदर्दी और बेपनाह सखावत ने उन्हें एक हकीकी हीरो बनाया जो फ़न और इंसानियत दोनों में नुमाया मुकाम पैदा कर चुकी हैं। जेनिफर लोपेज का ये अमल हमें ये सबक देता है कि हकीकी अजमत सिर्फ फ़नी कामयाबियों तक महदूद नहीं होती, बल्कि आपको दूसरों की मदद भी करनी चाहिए, दूसरों की इमदाद भी करनी चाहिए। और स्पेशली जो फ़लस्तीन के लिए उन्होंने किया, ये सिर्फ इंसानियत की खिदमत है और फ़लस्तीनियों की मेरा ख्याल है कि दादरसी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। जेनिफर लोपेज, दैट्स अ वेरी गुड स्टेप। ये सिर्फ शी इज़ नॉट दी ओनली सेलिब्रिटी या स्टार who has come forward। इसके अलावा भी अगर हम देखें बेला हदीद या फिर बहुत सारे इवन बड़े नाम हमारे सामने आते हैं जिन्होंने हमेशा पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया और उसकी वजह से उनको बहुत सारा बैकलैश भी आया, बट इवन देन वो सब वहाँ पे खड़े रहे और पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते रहे। अच्छा, अभी इस वक्त हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। दिस वीडियो इज़ फ्रॉम नीलम वैली। ये वीडियो देखें कि एक जीप जो है वो पानी में गिर चुकी है। ये कोई ऑब्वियसली टूरिस्ट ही हैं और ये घूमने फिरने के दौरान इनकी जीप नीचे गिर गई दरिया में और अब देखा जा सकता है कि अभी जो जीप के अंदर लोग हैं वो जिंदा हैं एंड दे आर आस्किंग फॉर हेल्प, दे डेफिनेटली नीड हेल्प। लेकिन जो बाहर खड़े लोग हैं वो जूम कर करके वीडियो बना रहे हैं, वो आपको दिखा रहे हैं कि वो देखो इसके अंदर लोग स्टक हैं। लेकिन हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि हम ऊपर खड़े होकर वीडियोस बना रहे हैं क्योंकि हमने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी है और हमें बहुत सारे शेयर्स मिल जाएंगे क्योंकि ये थोड़ी इमोशनल काइंड ऑफ वीडियो है तो बड़े आसानी से इस पे व्यूज आएंगे। लेकिन हम इंसान हैं, हमें क्या ज़रूरत है जब कोई डूब रहा है उसको बचा लेने की, या अगर किसी की जान बचाई जा सकती है, मुमकिन है, एटलीस्ट कोशिश तो की जा सकती थी ना। यहाँ पे 10, 12, 15 कितने लोग खड़े एकदम से आई थिंक इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कोई हादसा होता है तो सैकड़ों की तादाद में लोग बाहर निकल आते हैं। तो जब आप लोग सैकड़ों की तादाद में खड़े होकर वीडियोस बना सकते हैं तो क्या आप लोग इकट्ठे होकर कोई तरीका सोच नहीं सकते थे कि इनकी मदद की जाती? खासा भी होता था कि हमेशा ये मदद के लिए दौड़ते थे और वो वीडियोस बनाते हैं, उनको व्यूज चाहिए होते हैं ना, ये वीडियोस बनाने का जो कल्चर है ये कहीं ना कहीं हमारे अपने कल्चर को भी डिस्टर्ब कर रहा है। कल्चर नहीं, हमारी इंसानियत को सबसे बड़ा जो है वो एक धचका लग चुका है कि हम इंसान रहे ही नहीं है। इंसान होने के बावजूद इंसानियत नहीं रही हमारे अंदर, तो फिर इंसान कैसे? एक ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।